Students, today I am going to introduce first chapter of class 11th physics. बच्चों, आप लोगों की डिमांड है तो हम इसको ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इसमें कि साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस? सिंस यू हैव चूजन दिस एज ए सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सो फिजिक्स इज़ ए वेरी कॉमन सब्जेक्ट। तो टुडे वी विल नो अबाउट व्हाट इज साइंस। बेसिकली साइंस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, किसी भी चीज़ की अगर हमें कोई भी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज किसकी, नेचुरल फिनोमिना की, नेचुरल फिनोमिना, बिकॉज जो फिज़िक्स है वो डील करती है नेचुरल फिनोमिना से। जैसे आपको पता है नेचुरल फिनोमिना क्या क्या होते हैं। आसमान में बिजली कड़कना, ये भी नेचुरल फिनोमिना, हवा चलना, पानी बहना, जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं आज की तारीख में, बादल का आना, अर्थ का मूवमेंट करना, सन के अर्थ के बीच की जो डिस्टेंसेस है, ये सब नेचुरल फिनोमिना के ही पार्ट्स हैं। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमें अब शुरू में तो हमें कुछ पता नहीं था कि बिजली कैसे कड़कती है, बिजली पहले दिखाई देती है, साउंड बाद में आती है, ये सब चीज़ें क्या थी, ये नेचुरल फिनोमिना थी। हमें मालूम नहीं था कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। उसको जानने के लिए हमने क्या किया, हमने ऑर्गेनाइज करा अपनी नॉलेज को। तो इस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने ये जाना कि बेसिकली साइंस के दो पार्ट हैं। साइंस को हमने वास्ट साइंस को ब्रेक किया दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट हमने बनाया, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है ना, जिसमें हम बायोलॉजी के बारे में, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। उसमें जूलॉजी आता है, जूलॉजी, बॉटनी एट्सेट्रा, है ना, ओरिएंथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंटामोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, ये सब इसमें आती है बायोलॉजिकल साइंस में। जबकि जो फिज़िकल साइंस है, फिज़िकल साइंस रिलेटेड विथ फिज़िकल वर्ल्ड, जिसमें कि हम रहते हैं, ठीक है ना। उसमें फिज़िक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, उसमें फिज़िक्स आ गई बेसिकली, फिज़िकल साइंस में केमिस्ट्री आ गई। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, जियोग्राफी भी है, ज्योग्राफी भी आती है, बहुत सारी है ना, एस्ट्रोनॉमी है, ओशनोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, बहुत सारी हैं, एस्ट्रोनॉमी एट्सेट्रा। तो टू स्टडी, टू नो द साइंस, बेसिकली साइंस क्रिएट्स व्हेन एवर हमारे मन में जब भी कभी कोई क्वेश्चन मार्क अराइज होता है तो हम कहते हैं कि साइंस एक रोल प्ले कर रही है। तो इसको किसी भी फिनोमिना को समझने के लिए, इस फिनोमिना को समझने के लिए हमें कुछ मेथड्स की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स एक तरीका है जिसके तहत हम उसको स्टडी करते हैं। कोई भी फिनोमिना, आज के ज़माने में भी अगर आपको कोई इंसिडेंट दिखाई देती है और उसका कोई आपसे कहे कि इसका एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों हुआ, तो हम उस चीज़ को एडवांस नहीं कहते। हम क्या करते हैं, उसको जाते हैं साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर लेके, और ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है किसी भी फिनोमिना को, नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करने के लिए। तो इसके जो स्टेप्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है उसे कहते हैं हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट क्या मतलब होता है, हम पहले ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि मान लो पानी बह रहा है ना, नदी में पानी बह रहा है, कोई नदी है इस तरीके की,
उसमें पानी बह रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पानी एक साइड से दूसरी साइड ही क्यों बहता है, उल्टा बहता तो हमने कभी देखा ही नहीं, है ना। तो हमने क्या किया, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन क्या थी, ऑब्जर्वेशन ये थी फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, ये हमारी ऑब्जर्वेशन। अब हम उसको क्या किया, हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया, हम लैब में भी आ गए, लैब में लेकर आए और हमने बिल्कुल वैसा ही बना दिया जैसे नदी होती है, इस तरीके की लैब में बना दिया छोटा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और हमने उसमें पानी डाल दिया और हमने ऑब्ज़र्व किया कि अब तो पानी नहीं बह रहा, है ना, क्योंकि कंट्रोल का मतलब हमने वैसी ही फिज़िकल कंडीशन रखी, वैसे ही टेम्परेचर रखा, वैसे ही प्रेशर रखा, जैसा कि हमने ऑब्जर्वेशन में देखा, वैसा लैब में करा, लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है ना। हमने देखा पानी बह नहीं रहा, अब हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक साइड से उठा दिया, मान लो हमने ऐसे उठा दिया इसको, है ना, ग्राउंड से इतना अपलिफ्ट कर दिया, तो हमने क्या देखा कि पानी ऊपर से अपर से डाउन की तरफ फ्लो करने लगा। ये चीज़ हमने ऑब्ज़र्व करी। ऑब्ज़र्व करने के बाद हमने क्या देखा, जैसे ही हमने ऑब्ज़र्व करी तो हम इसको देखते हैं। ऑब्ज़र्व करने के बाद हमने देखा सेकंड स्टेप पर हम लेके गए उसको, सेकंड स्टेप पे, है ना। हमने क्या किया, उसको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग पर लेकर आए, उसकी रीजनिंग करी। क्वालिटेटिव मीन्स ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो हमने जाना, क्या कंडीशंस रहीं, हमने एक को ऊपर कर दिया, एक को नीचे कर दिया। और क्वांटिटेटिव मीन्स अमाउंट, कितना अमाउंट हमने फ़्लो करवाया, कितना अमाउंट बाहर निकला, कितना कहाँ हुआ, ये सब क्वालिटेटिव रीजनिंग की बात करते हैं। फिर हम थर्ड स्टेप पर आते हैं। हम क्या करते हैं, उसके लिए जो इंसिडेंट हुई उसके लिए एक मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट करते हैं। मैथमेटिकल मॉडल जो हम बनाते हैं, इसको मैथमेटिकल मॉडल देते हैं कि ये जो ऑब्ज़र्व किया हमने बिहेवियर, उसका मैथमेटिक्स के संग कैसे लेना देना है ना, उसका कोई फॉर्मूलेशन है। मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, हमें मालूम है 9th क्लास की स्टडी में कि ग्रेविटेशन क्या होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं m1 और m2 और ये एक r डिस्टेंस पर हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, दैट इज़ कॉल्ड अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। मान लो ये Fg लग रहा है, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में अगर फोर्स को कैलकुलेट करना होगा तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, कितना, F = G m1 m2 अपॉन r² न्यूटन। दिस इज़ मैथमेटिकल फार्मूला। इस फार्मूले के ऊपर हमने बात करी। अब फोर्थ पे हमने क्या किया, प्रेडिक्शन आता है। प्रेडिक्शंस जो हमने ऑब्ज़र्व किया, प्रेडिक्शन क्या कर सकते हैं कि भैया वर्ड में, है ना, इन वर्ड जितने भी जगह वाटर फ्लो करता है उसकी एक नेसेसिटी कंडीशन होगी, क्या, एक जगह ऊपर होगी, एक जगह नीचे होगी, तभी वाटर फ्लो करेगा, अदरवाइज वाटर फ्लो नहीं करेगा। और उसके बाद लास्ट में हम इस थ्योरी को मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाइंग, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होना होगा, मीन्स इम्प्रूवमेंट्स उस थ्योरी में, तो हम उसको फ्रेश एविडेंस के बेसिस पे, कौन सी बेसिस पे, फ्रेश एविडेंसेस जो हैं हमारे पास, उसके बेस पर हम इसको मॉडिफाई कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस मैथमेटिकल मॉडल को समझें, साइंटिफिक थ्योरी को समझें। उसके बाद बेसिकली अब बात आती है कि सही माने में फ़िज़िक्स क्या है। तो ये तो हो गई साइंस, फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स में हम कुछ नहीं करते, जितनी भी है स्टडी अबाउट द नेचुरल फिनोमिनास, नेचुरल फिनोमिना, इसकी स्टडी ही कहलाती है फ़िज़िक्स। और आपको पता है
फिज़िक्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर हम कल को फिज़िक्स ऑप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, कोई पूछे कि भैया आपने क्यों लिया, तो आप बता सकते हैं कि देयर आर सेवरल प्लेसेस वेयर यू कैन मेक योर फ्यूचर, है ना। अकॉर्डिंग टू ब्रांच, फिज़िक्स में अगर ब्रांच देखी जाए तो देखो सबसे पहली ब्रांच है मैकेनिक्स, ठीक है ना। मैकेनिक्स में आपका रॉकेट्स आते हैं, रॉकेट प्रॉब्लम्स आती हैं, फोर्सेस आते हैं, लॉज ऑफ मोशंस आते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, है ना। साउंड वेव्स, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। उसके बाद ऑप्टिक्स, है ना। ऑप्टिक्स में आप लाइट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, लेंसेज हैं, मिरर्स हैं, ये सब के बारे में बात होती है, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मीन्स मोशन, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज। तो जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं सब करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इन सब की बात करते हैं। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में हम मॉडर्न फिज़िक्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की जब बात करेंगे हम, तब क्वांटम मैकेनिक्स 12th क्लास का पार्ट है। और इसी तरीके से रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था, वो यही है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इन सब चीज़ों में हमने देखा कि कितना सारा इसका स्कोप है। और स्कोप के बाद अगर हम बात करते हैं तो सोसाइटी में भी हमारा फिज़िक्स का रोल बहुत ज़्यादा है। अब हम उसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब जो हमारा मेजर चैप्टर का पार्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ आई एम टेकिंग टुडे द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं। हमने देखा नेचर में सिर्फ 4 तरीके के ही फोर्सेस अवेलेबल हैं, ओनली 4 टाइप्स यही अवेलेबल है। कौन कौन से हैं बात कर लेते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वीक फोर्स, और चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 तरीके के ही फोर्सेस हमको पाए गए हैं नेचर में। तो हम इसके चारों की स्टडी आज करेंगे, है ना। इसको हम चारों की स्टडी आज करेंगे। और इसको आपको अच्छी तरीके से याद भी रखना है, क्योंकि कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कहाँ लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली 2 हेवनली बॉडीज़, जो बहुत जैसे सन और अर्थ है ना, सन और मून है, मून एंड अर्थ है, बहुत बड़े बड़े बॉडीज़ में जिनके पास हैवी मास होता है। मान लो ये M1 है, ये M2 है, और ये एक सर्टेन फिक्स डिस्टेंस पर भी हैं। अर्थ और मून की डिस्टेंस हमको पता है, ये मान लो R है। तो ये जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम G(m1m2)/r², जहाँ पर G इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसको हम Fg भी बोल देते हैं, कभी कभी यहाँ पर लगा देते हैं। अब जब हमने देखा कि ये जो G इज़ कॉल्ड व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपने पता होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये फिक्स वैल्यू है ये। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं हम, प्रॉपर्टीज़, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा है ये, अट्रैक्टिव फोर्स है। दोनों बॉडीज़, 2 हेवनली बॉडीज़ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, जिनमें मास होता है। हम और आप में भी मास है, तो हम भी अगर बैठे हैं तो हमारे बीच में भी एक फोर्स, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ये एक्ट हो रहा होता है। वो बात अलग है कि उसकी वैल्यू इतनी कम होती है
कि हमें वो पता नहीं चलता। ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये आपने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। थर्ड देख ही लेते हैं, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत ज़्यादा। आपने देखा ही होगा अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है ना। उसके बाद ये जो है वीक है, लॉन्ग रेंज के बाद क्या हो गया, ये वीक फोर्स है, हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन लग रहा है। अर्थ को कंट्रोल किया हुआ है सन, और मून को अर्थ ने कंट्रोल किया हुआ है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। पांचवा है ये सेंट्रल फोर्सेस है ना, सेंट्रल फोर्स है। अब सेंट्रल फोर्स क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ऐसे दो बॉडीज़ जिनके सेंटर्स को जो लाइन मिला रही है उसके अलोंग जो फोर्सेस लगते हैं, ये इसके अलोंग लग रहा है, उसी लाइन के अलोंग, ना इधर लग रहा ना इधर लग रहा ना इधर लग रहा ना इधर लग रहा, कहीं नहीं, उन दोनों लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वही कहलाता है सेंट्रल फोर्स, हमेशा याद रखिएगा। और छठा ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स यानी जो वर्क डन होता है इसमें वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन वो कैसा होता है, बस इतना याद रखिए अभी, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इतना अभी आप इनको याद कर लीजिए। एक और चीज़ है, एक इसका फील्ड पार्टिकल होता है, फील्ड पार्टिकल, एक्सचेंज पार्टिकल बेसिकली, एक्सचेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल दो भाइयों के बीच में प्यार है, भाई बहन के बीच में प्यार है, और लोगों के बीच में प्यार है, तो ये जो वर्ड है प्यार, ये बेसिकली क्या है, अगर इसे हम फिज़िक्स में समझें तो बेसिकली कोई भी चीज़ आती है तो जिसमें इंटरेक्शन होता है, यानी किसी चीज़ का आदान या प्रदान होता है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसमें भी कोई ना कोई चीज़ का आदान प्रदान होता है। उस पार्टिकल, वो जो पार्टिकल है जो इनविजिबल है, वो एक्सचेंज होता है, तभी वो फोर्स कैरी करता है। तो उस फील्ड पार्टिकल का नाम है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटॉन, ग्रेविटॉन। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का पार्टिकल का नाम है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में। चलिए, तो इतनी बहुत है आपके लिए, है ना। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो भैया ऐसा है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये दो चार्जेस के बीच में लगता है, Q1 मान लो, एक चार्ज की वैल्यू Q मान लो, और मान लो कि उनके बीच में जो सेंटर से डिस्टेंस है वो R है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है Fe, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखिए, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हम E से डिनोट करते हैं, और ये भी इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर चार्जेस, ये जो चार्ज है Q1 क्या है, दीज टू चार्जेस हैं, ये भी चार्ज है, Q2 उसकी वैल्यू है, दो चार्ज किस नेचर के हैं। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, आपको पता है ये बात बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और जो है आपको मालूम होना चाहिए कि अनलाइक चार्जेस, अगर चार्जेस अनलाइक हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। इस बात पे ये डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी कांस्टेंट है बेसिकली। तो बेसिक चीज़ ये हो गया कि ये जो फोर्स है वो दो चार्जेस के बीच में लगता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होता है, वो जो दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लगता है, वो भी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों चीज़ है, तो वो पोल्स के बीच में लगता है। मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये कोई मैग्नेट है तो इसमें इधर पोल होता है और एक इधर नॉर्थ पोल या साउथ पोल,
इन दोनों के बीच में भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, मान लो वो r है, तो इसी किस्म का फोर्स वहाँ भी लगता है। चलो इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहली चीज़, ये या तो लाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि चार्जेस का नेचर कैसा है। प्लस प्लस है तो रिपेल करेगा और प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा। सेकंड, ये हाँ, इसमें एक चीज़ और, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये 10वां पॉइंट मान लो। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है 1/r² से, ऐसे फोर्सेस जो 1/r² से वेरी करते हैं, ऐसे फोर्सेस को इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ओबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये करता है। थर्ड देखते हैं, ये भी जो लॉन्ग रेंज है ना, ये भी कैसा फोर्स है? लॉन्ग रेंज है। फोर्थ, सेंट्रल फोर्सेस हैं। कैसे है? सेंट्रल फोर्स है। उसके बाद ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, इसको याद रखिएगा। उसके बाद कंजर्वेटिव है। कैसा है? कंजर्वेटिव है फोर्स। और इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल का नाम है, एक्सचेंज पार्टिकल का जो नाम है, दैट इज कॉल्ड फोटोन। फोटोन है सामने इसका पार्टिकल के लिए। तो हमको ये सारी चीज़ें अच्छी ढंग से करनी है, समझनी है। अब आइए, अब हम वीक फोर्स की बात कर लें। वीक फोर्सेस का बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन 11th क्लास में नहीं करते हैं। बेसिकली जो वीक फोर्स है वो बीटा डिके, एक न्यूक्लियर डिके होता है, बीटा डिके, वहाँ पर ये होता है बीटा डिके। अब बीटा डिके का जो ओरिजिन है वो यही है, यानी न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में। मॉडर्न थ्योरी में हम जानेंगे। तो ये वीक फोर्स है, बहुत वीक फोर्स कहलाता है ये, ठीक है ना। अब जब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, अब उसके बाद आता है हमारा वीक फोर्सेस में और भी हम बात कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। मान लो प्रॉपर्टीज़ की, तो ये क्या है? इन्वॉल्विंग बिटवीन, फर्स्ट में है ना, एनी प्रोसेस, इन प्रोसेस इन विच इन्वॉल्वमेंट ऑफ, है ना, सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स टेक्स प्लेस, वहाँ पर हमको ये मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीटा टी है। दूसरा, ये स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर कितने टाइम्स? स्ट्रॉन्गर फोर्स है, और इसकी जो स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है वो 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन 10⁻25 स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड है, ठीक है ना। ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है, वेरी शॉर्ट रेंज क्या हो सकती है इसकी? जो न्यूक्लियस की होती है, बस ये रेंज है इसकी, है ना। 10⁻−15 मीटर कितनी होती है न्यूक्लियस की? फोर्थ, ठीक है ना। अब ये जो इसका जो पार्टिकल्स हैं, है ना, एक्सचेंज पार्टिकल, इसका नाम है वेक्टर बोसॉन, ये इसका नाम है।
तो इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अब हम बात करते हैं लास्ट जो फोर्स है नेचर का, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जाहिर है नाम से न्यूक्लियस कहते हैं इधर जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्सेस लगता है वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी जो इसकी रेंज है वो कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर जो न्यूक्लियस की रेंज होती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो फोर्स बांध के रखता है न्यूक्लियस में उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बहुत मुश्किल से ये बनते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फोर्स है। अब प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, पहली चीज़ तो सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा शॉर्ट रेंज है, आपको पता है इसकी रेंज बहुत कम है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट है, शॉर्ट रेंज है, और ये जो है मेरे ख्याल में 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर देन Fg ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये नॉन सेंट्रल है, ये फोर्स कहीं भी लिख जाता है, नॉन सेंट्रल है, नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। और बेसिकली इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो कहलाता है आपका मेसॉन, पाई मेसॉन। एक्सचेंज पार्टिकल दैट इज़ कॉल्ड पाई मेसॉन, ये कहलाता है मेरे ख्याल में। यस, दिस इज़ द पाई मेसॉन। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि किसका पार्टिकल का क्या नाम है, क्या डिके कहाँ क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। पाई मेसॉन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इस वाले पूरे ही जो लेक्चर है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में आप जानें, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अब मैं इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये एक इससे ज़्यादा है भी नहीं। फर्स्ट चैप्टर की वैल्यू बहुत कम है, बहुत से लोग तो इसको पढ़ाते ही नहीं हैं। आज हम बात करेंगे बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस, है ना। इन नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस तो हमने पढ़ लिया, उसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे, इसको छोड़ो, दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज, तो नेचर में भी 4 टाइप्स के ही कंजर्वेशन लॉज हैं, 4 तरीके के ही बने हैं ये लॉज में। अब वो कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आप बहुत पढ़ चुके हैं 9th 9th में। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। इट मीन्स नेचर में जो रोल है एनर्जी का वो ना तो ख़त्म हो सकता है ना ही वो पैदा की जा सकती है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो कंजर्व रहती है। कंजर्व मतलब सुरक्षित रहती है। दैट इज़ नोन एज कंजर्वेशन। जैसे अचार है, पिकल है, उसको आप कंजर्व कर देते हैं तो 10 साल भी रखोगे ख़राब नहीं होगा। इसी तरीके से ये लॉज है। तो फर्स्ट लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें हम नहीं जा रहे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या देता है, व्हाट इज़ मोमेंटम आपको पता है, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। बेसिकली इट गिव्स द अमाउंट ऑफ फोर्स, कि क्वांटिटी ऑफ फोर्स कितनी है वो कौन डिसाइड करता है, वो मोमेंटम करता है। इसकी बात करेंगे हम अंदर चैप्टर्स में। फिर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कि अगर कोई चीज़ जा रही है, ठीक है ना, रोटेट हो रही है, घूम रही है, तो उस वक्त एंगुलर मोमेंटम हम बात करते हैं। और लास्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये भी आपने पढ़ा होगा। आपने इस तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें Na+ + Cl-
तो बिफोर रिएक्शन जो चार्ज की क्वांटिटी है वो ज़ीरो है, और जब ये बनता है तो ये सॉल्ट बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इस पर भी चार्ज कितना है, ज़ीरो है। यानी बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन चार्ज इज़ कंजर्व। तो वी विल टॉक अबाउट मोर इनसाइड व्हेन वी स्टार्ट द चैप्टर ऑफ 11th क्लास फिजिक्स। अप टू दिस प्लेस आपके लिए फर्स्ट चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू वेरी मच।